लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था हमारा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यही हुआ था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थोड़ा फील हो रहा है? फील कर पा रहे हैं? क्या फील कर पा रहे हैं? ये आपको डेली लाइफ में फील ही नहीं होगा। अगर मैं बोलूं इसको ऐसे समझो, कार की स्पीड से समझो। मान लो कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोलोगे कि सर हम तो 50 से 50.0 भी जा सकते हैं। ऐसा तो पॉसिबल है, 50 से 50.001 किलोमीटर पर आवर, ये भी स्पीड हो सकता है किसी सेकंड पे। स्पीड तो किसी भी पॉइंट तक वेरी कर सकते हैं, लेकिन प्लैंक्स का कहना है कि नहीं, आप स्पीड जो ये देख रहे हो ना तुम लोग, ये बड़े स्केल पे देख रहे हो। अगर आप छोटे स्केल पे जाओगे तो ये भी क्वांटाइज्ड है, इसमें भी सीधी वाला फंडा है, या तो यहां या तो यहां, इसके बीच का कुछ नहीं। लो इसको ऐसे समझो, तुम कार्बन का वजन करते हो या मार्केट जो भी वजन है तुम्हारा, तुम वजन कितना ग्राम, 1 ग्राम भी कर सकते हो, 2 ग्राम भी कर सकते हो, 1.1 ग्राम भी कर सकते हो, 1.01 ग्राम भी बोलोगे कि नहीं सर हम तो ये स्केल पे मेजर कर सकते हैं 1.01 ग्राम। लेकिन आप जो ये कर रहे हो ग्राम, मिलीग्राम, केजी, ये बड़े स्केल पे देख रहे हो आप। अगर वही सोचो, अगर मैं कार्बन का बोलूं कि 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम, ये 1 एटम है कार्बन का। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाऊं, छोटे लेवल पे, एकदम एटम के लेवल वाले स्केल पे, तो कार्बन का अगर 1 एटम है तो इसका मास होगा, मास ऑफ कार्बन जो होगा वो होगा 12 AMU। तो दूसरा कार्बन का जो एटम का, दोनों का अगर दो कार्बन एटम का मास मुझे पता करना है तो कितना हो जाएगा ये 24 AMU। इसके बीच का कुछ नहीं होगा। आप इसमें 13 AMU 14 AMU नहीं हो सकता है। मतलब कार्बन का जो मास है एटॉमिक लेवल पे, या तो 12 AMU, या तो 24 AMU, या फिर 36 AMU, इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी। आप ग्राम में ये डिफरेंस नहीं देख पाइएगा, क्योंकि ग्राम AMU के रेस्पेक्ट में एटम के सब एटॉमिक लेवल के कंपेयर में बहुत बड़ी क्वांटिटी है ग्राम। फंडा इसमें भी लग रहा है, मास में भी लगेगा क्वांटम थ्योरी। लेकिन मास वाले केस में क्या है कि आप जो डेली लाइफ में देख रहे हो वो बड़े स्केल पे देख रहे हो। जैसे ही हम छोटे स्केल पे आएंगे यही सीढ़ी वाला फंडा लगेगा। या तो यहां पैर रख सकते हैं आप, या तो यहां रख सकते हैं, इस बीच में आप पांव नहीं रख सकते। तो कार्बन का जो मास है, अगर आप एटॉमिक लेवल पे जाइएगा, या तो 12 AMU होगा 1 मास, 1 कार्बन एटम का मास, या तो 12 AMU, या 24 AMU, या 36 AMU। समझ रहे हो? इसके बीच का कुछ नहीं होगा। अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर हम मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम क्या इतना लिख सकते हैं 13.6 AMU, तो नहीं, ये गलत है। आपको इस यहां से जंप होगा तो यहां जाएगा, यहां से यहां, इसके बीच का कोई वैल्यू नहीं होगा। मतलब यहां मास भी क्वांटाइज्ड मतलब एक लेवल पे है, उसके बाद दूसरा लेवल जो है उसके बीच में कंटिन्यूअस कुछ नहीं है। जो स्पीड मैंने बोला, स्पीड आप ये जो देख रहे हो बड़े स्केल पे देख रहे हो। जब छोटे स्केल पे आओगे, क्योंकि एनर्जी तो क्वांटाइज्ड है, बताया है ना कल कि एनर्जी का सबसे छोटा जो पैकेट होगा उसको बोलेंगे फोटोन। तो 1 फोटोन होगा, 2 फोटोन होगा, उसका बीच का कुछ नहीं होगा। तो आप जो देख रहे हो ना, ये बड़े स्केल पे देख रहे हो। अगर आप छोटे स्केल पे जाओगे, इसको समझ लो ऐसे कि 50.001 है मान लो किलोमीटर पर आवर, तो इसके बाद वाला कुछ नहीं होगा, सीधे 50.002 पे जाएंगे। इसके बीच वाला वैल्यू कुछ नहीं होगा।
यहां भी क्वांटाइज्ड है, क्योंकि स्पीड भी बढ़ रहा है, एनर्जी से बढ़ रहा है, और एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी एक लेवल पे है, उसके बाद सीधे दूसरे लेवल पे है, उसके बीच का लेवल नहीं होता। लेकिन हम लोग जो डेली लाइफ में देख रहे हैं वो बड़े स्केल पे देख रहे हैं, तो हमको फील नहीं होता। हमको लगता है कि अच्छा ये वजन तो हम हर पॉसिबल वाला जितना भी डिजिट है वहां तक हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वजन भी जो है, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाइएगा तो ये भी यही पैटर्न पे है, क्वांटाइज्ड है। यहां के बाद यहां, यहां के बाद यहां, कार्बन का मास इसके बीच में नहीं पड़ेगा एटॉमिक लेवल पे, मतलब ये भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। अरे समझ रहे हो? लेकिन आपको बड़े स्केल पे दिखता नहीं है, ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि बड़े स्केल पे तो सारे एटम से मिलके बना है, छोटे छोटे मिलियन ट्रिलियन एटम है, तो बड़े स्केल पे ग्राम में हर वैल्यू मिल जाएगा आपको। लगेगा अच्छा इसमें तो मास तो हम हर वैल्यू कर सकते हैं, 1.1 कर सकते हैं, 1.001 ग्राम लिख सकते हैं, ये भी मेजर कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा नहीं रियल लाइफ में, क्योंकि ये बातें एटॉमिक लेवल पे हो रहा है, और वहां पर चीजें क्या है, क्वांटाइज्ड है। समझ रहे हो? ये आपको फील नहीं होगा, इसलिए डेली लाइफ में थोड़ा बहुत आ रहा है फील, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आगे और पढ़ेंगे समझ में आएगा। चलिए अब हेडिंग डालिए, ड्रॉबैक। अब वापस से हिस्ट्री पे आते हैं, एटम के हिस्ट्री पे। कहां तक हम लोग पढ़ चुके थे? रदरफोर्ड तक पढ़ चुके थे। आइए हेडिंग डालिए, ड्रॉबैक या फिर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा होमवर्क भी था ना, बनाए हो होमवर्क 11 नंबर। अच्छा होमवर्क देख लेते हैं पहले, बाकी बातें बाद में। हाँ होमवर्क दिया था ना मैंने। देखो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है ना, आप सुने होंगे, पावर की यूनिट होती है क्या, वाट होती है। पावर का मतलब क्या है? अगर मान लो कहीं 10 वाट बल्ब लिखा हुआ है, 10 वाट का बल्ब, अरे सुने होंगे ना 10 वाट का बल्ब लाया गया, 8 वाट का, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी रिलीज करता है या कंज्यूम करता है, अगर आपका मीटर है तो। अरे समझ रहे हो? मतलब क्या है ये, 10 जूल एनर्जी पर सेकेंड। अगर बल्ब 10 वाट का है तो ये 10 जूल एनर्जी पर सेकेंड रिलीज करेगा। मतलब ये आपको एनर्जी का किस स्पीड से रिलीज हो रहा है ना, वो बताता है पावर। रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी बताएगा। ये क्या बताएगा? रेट का मतलब होता है स्पीड। जब भी स्पीड की बात होगी टाइम के रेस्पेक्ट में बात किया जाएगा, तो इसीलिए देखो यहां जूल, किस एनर्जी, किस स्पीड से एनर्जी क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, पावर। अगर कहीं 10 वाट का बल्ब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 10 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है पर सेकेंड। कहीं 20, यहां पर देखो सवाल में 25 वाट है, कितना है, इसका मतलब ये 25 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है कितने सेकंड में, 1 सेकंड। समझ रहे हो? आपको फिर वहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 11 नंबर में, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, एनर्जी निकाल लीजिएगा। निकाल लिया एनर्जी। अरे लेमडा से एनर्जी निकल जाएगा ना, Hc/λ। फॉर्मूला बताएं ना, एनर्जी बराबर क्या होता है, यहां से एनर्जी निकल गया एनर्जी, और जो वहां आपका लाइट है वो लाइट है 25 वाट, मतलब वो 25 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो एनर्जी एक फोटोन का एनर्जी निकल गया, उससे डिवाइड कर देंगे तो कितने निकल रहे हैं वो पता चल जाएगा ना।
अरे पुराना सवाल की तरह बनाना वाला 100 गो। आपको यहां से एक फोटोन का एनर्जी निकलेगा, जो भी लाइट है मोनोक्रोमिक लाइट है। मोनोक्रोमिक लाइट का मतलब, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है कि सिंगल वेवलेंथ वाला, समझ रहे हो, सिंगल वेवलेंथ वाला। और कौन सा लाइट है यहां पर सवाल में? येलो। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है कि उसके पास सिर्फ इकलौता लैम्डा है। जैसे हमारा विजिबल में है कई सारे, उसमें रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। इसने बोला कि नहीं, इकलौता वाला है और वो येलो वाला है, उसका लैम्डा दे दिया है, तो वहां से एनर्जी निकल जाएगा एक का। और यहां पर दिया हुआ बल्ब जो भी है वो 25 वॉट का है, मतलब 25 जूल पर सेकंड निकल रहा है। यहां पर यहां से जो एनर्जी आएगा वो भी जूल में आएगा। उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकल जाएंगे कि एक सेकंड में कितना फोटोन रिलीज हो रहा है उस बल्ब से। समझ में आया सवाल? नहीं आया तो पूछ ले एक बार दोबारा। इसका मतलब है 25 जूल पर सेकंड निकल रहा है इस बल्ब से। मान लो ये बल्ब है, ये 25 जूल पर सेकंड से रेडिएशन हो रहा है इसमें। और आपको एनर्जी पता है कि इस बल्ब का एनर्जी एक फोटोन का कितना है, तो डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं आ जाएगा, पर सेकंड कितना रिलीज हो रहा है, वही तो पूछा गया है। घर तक छोड़ के आए इसमें कि हो जाएगा पक्का? राहुल बाबू आया समझ में? ठीक, चलो करना है इसको एक बार फिर से ट्राई कर। मुझे तो लग रहा है सबके हवे उड़े हुए हैं, तोते उड़े हुए हैं, समझ में ही नहीं आया आधा को। सही बात है। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ? सोनम, अच्छा। तो देख, सवाल इसलिए नहीं हो रहा है ना क्योंकि तू पुराना नोट्स पढ़ रही है। सही बता, तो कैसे होगा फिर? नोट्स पर सवाल लगा, ट्राई कर। एक बार में ऐसा नहीं है कि सवाल को देखे एक बार में, अच्छा अच्छा हमसे बनेगा नहीं बनेगा डिसाइड कर ले, छोड़ दिए। अगर सवाल नहीं बने तो उसको बार बार पढ़ना है, समझ रहे हो? बार बार पढ़ना है, उसमें फाइंड आउट कर कि क्या क्या दिया हुआ है, गिवन लिख, क्या फाइंड करना है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा। फिर देख एक बार थ्योरी बुक देख, जो जहां पर तुमको सवाल करवाया गया है टीचर के द्वारा। 4-5 बार ट्राई करोगे ना तो मिलने लगेगा आपको आइडिया कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन आप पहली बार में हार मान लेते हैं। ये जो बल्ब है, जो बल्ब का खोज हुआ था, तुमको पता है वो जो फिलामेंट है वो कितने बार के बाद हुआ था? कहा जाता है 500 बार। 500 बार ट्राई किया गया था तब जाके टंगस्टन मिला था। अब तू सोच, तू कर पाएगी 500 बार ट्राई? 2 ही 4 बार में सरेंडर कर देगी, जा ना हमसे ना हो पाएगा, ये होगा ही नहीं, चल छोड़ी, ये गलत है। ये वो इतनी बार ट्राई किया तब जाके उसको ऐसा मेटल मिला जो टंगस्टन जो झेल पाए उस एनर्जी को। समझ रहे हो? तब जाके हमें ये बल्ब मिला, तब आज जाके बल्ब से एलईडी वगैरह पे मूव किए हम। हाँ, तो आप पहले बार में डरिए मत सवाल से। तुमको बोल रहे हैं खास करके, अगर अगले दिन मान लो कि सवाल नहीं बना किसी से भी, तो मुझे उस बच्चे से सवाल रटा चटा होना चाहिए कि सवाल कह क्या रहा है। समझ रहे हो? बिना देखे वो सवाल बोलना है, ये नहीं कि सर हमसे नहीं बना, बस ऐसे हथियार नहीं डालना है। आपको सवाल एकदम याद होना चाहिए कि सवाल कह क्या रहा है। हाँ, सवाल याद करना पड़े। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप ताकि सवाल बार बार पढ़िएगा। याद करने का मतलब है कि आप सवाल बार बार पढ़ें। तो जिससे भी सवाल नहीं बने कोई बात नहीं है, हम नहीं डांटेंगे, लेकिन सवाल याद होना चाहिए, ठीक है? और जिसने ये किया है कि वो अटेम्प्ट किया है, कुछ कुछ लिखा है, तो उससे मुझे पार्टिकुलरली डाउट सुनना है कि सर मैंने ये सोचा है, मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर रही हूं, सही है कि गलत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप बताइए, तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको डाउट भी रहना चाहिए कि आपका डाउट क्या है उस सवाल में। ये कोई नहीं बोलेगा कि मुझसे नहीं हुआ सर आप देख लीजिए, ये वाला स्टेटमेंट नहीं, एकदम मेरा पारा चढ़ जाता है। अटेम्प्टेड होना चाहिए, बने ना बने वो बात की बात है, सरेंडर नहीं करना है। चलो हेडिंग डालो, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड
एटॉमिक मॉडल। यहां तक की कहानी क्लियर है ना सबको, रदरफोर्ड तक का? अरे इतनी बार तो रटवाए। इसने क्या दिया था एटॉमिक मॉडल कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। यहां तक आए थे कहानी में? अरे याद है कहानी? ठीक। तो ड्रॉबैक क्या है इसमें, खामी क्या है? खामी जानने के लिए आपको एक फैक्ट जानना पड़ेगा। फैक्ट ये है कि जब भी कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, जब भी कोई भी, अगर किसी के पास चार्ज है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है, और अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है वो? एक्सेलरेट, तो वो हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा वो? हमेशा रिलीज। आप इसको फिजिक्स वगैरह में और अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको फिलहाल फैक्ट रखना है ध्यान में। क्या है फैक्ट? वो कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो क्या करेगा वो? एनर्जी रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा। क्लियर है ये? ठीक। तो यहां देखो, ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, और क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है? तुम बोलोगे नहीं सर, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी तो मूव कर सकता है, वहां तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अरे चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है, ठीक है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी एक्सेलरेशन में है। क्यों है एक्सेलरेशन में? क्योंकि देखो, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। मैग्नीट्यूड मान लो सेम है, मान लो मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मान लेते हैं वेलोसिटी, लेकिन पॉइंट, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। देखो, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अलग अलग डायरेक्शन में है। अभी यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, इसको रोके कौन रखा हुआ है? इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे? इसको समझो ऐसे, देख, जैसे ये एयरफोन है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो स्पीकर जहां पे है। अब देख, ये गोल गोल घूम रहा है, घूम रहा है गोल गोल, ये वाला घूम रहा है गोल गोल, लेकिन ये इससे दूर क्यों नहीं जा रहा है? दूर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग लगा हुआ है। तू खुद सोच, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, या बीच से कट कर दें तो क्या दूर भागेगा? भागेगा ना। तो ये जो रस्सी है, जो ये भी वायर है, ये इसको रोक के रखा है। ये रोक के इसलिए रखा है क्योंकि ये इधर से टेंशन लगा रहा है, इधर से एक फोर्स लगा रहा है। अगर जैसे ही मान लो ये गोल गोल घूम रहा है, इसको बीच से कट कर देंगे तो दूर दूर जाके गिरेगा। मतलब कोई यहां से, ये एक फोर्स है जो इसको रोके हुए है, इसको इधर दूर जाने से। अगर इसको बीच में कट कर देते और गोल गोल घुमाते तो जाके दूर गिरेगा ना। लेकिन अगर ये गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब है कि ये जो रस्सी है, जो भी ये भी वायर है, ये इसको फोर्स लगा के खींचे हुए अपनी तरफ। ये जाना चाह रहा है दूर, पर ये रोक के रखा है। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जहां भी सर्कुलर मोशन होगा। अरे समझ रहे हो? जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है तो वहां पे भी पृथ्वी तो छिटक के दूर जाना चाहिए क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है। जैसे ये अगर गोल गोल घूम रहा है, इसको छोड़ देंगे हम तो ये दूर जाके गिरेगा। तो इसको सन रोके हुए है। क्यों रोके हुए? क्योंकि सन का ग्रेविटी, अगर वो ग्रेविटी नहीं रहेगा तो अर्थ भी आपको दूर चला जाएगा घूमते घूमते। जैसे अगर ये रस्सी नहीं रहे, रोप नहीं रहे बीच में, तो एक दूर जाके गिरेगा। ये रस्सी है, ये सेंटर की तरफ खींचे हुए है,
समझ रहे हो? तो जो सेंटर की तरफ खींचे हुए रहता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? तो यहां पे कौन सा फोर्स है सेंट्रीपिटल? यहां पर देख, यहां इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे समझ रहे हो, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां है नेगेटिव चार्ज, यहां है पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये जाना चाह रहा है दूर, लेकिन इसको रोके हुए है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, है कि नहीं है? अरे इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स से बंधा हुआ नहीं रहता तो ये दूर निकल गया होता। ये इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है क्योंकि यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और आपको अभी मैंने फैक्ट बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में है। क्यों है एक्सेलरेशन में? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी भी है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन भी अगर चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, तो वो बॉडी एक्सेलरेशन में होगा। तो अगर ये बॉडी एक्सेलरेशन में है, ये पार्टिकल एक्सेलरेशन में है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा एनर्जी रिलीज। अभी बताया चार्ज पार्टिकल एनर्जी क्या करता है? रिलीज, जब वो एक्सेलरेशन में होता है। तो जब ये एनर्जी रिलीज करेगा और ये इसको खींचे हुए है कोई, इसका एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे ये कम हो रहा है, लेकिन सेंट्रल का फोर्स तो उतना ही लग रहा है सेंट्रीपिटल, तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा, ये आके यहां मिल जाएगा। ये समझ में आया क्यों मिला? ये लॉजिक समझ में आया? तू खुद सोच। फिर से ले, इसी का एग्जांपल लेते हैं। आप फील किए होंगे जब इसको घुमा रहे होंगे तो एक यहां पर फोर्स लग रहा होगा। तू देख यहां पे हम धीरे धीरे फोर्स कम कर दिए। देख धीरे 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 नीचे यहां इसकी तरफ गिरेगा ये। तो जब तक इसके पास ज्यादा वेलोसिटी था, ज्यादा एक्सेलरेशन था, ज्यादा एनर्जी था, तब तक ये घूम रहा था। जैसे जैसे हाथ को थोड़ा सा कम एनर्जी पे करेंगे नहीं, धीरे 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 देखिए यहाँ नीचे गिर रहा है, क्योंकि यहाँ नीचे इधर वाला फोर्स इसको खींच रहा था। तो यहां भी वही हो रहा है। देख, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। और एक फैक्ट ये है कि जो चीज एक्सेलरेशन में रहता है, चार्ज पार्टिकल, नॉर्मल वाली की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूट्रल पार्टिकल का बात नहीं कर रहा हूं, जो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब ये जो ताकत था जो इधर दूर जाना चाह रहा था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यहां वाला फोर्स तो वही है, तो धीरे धीरे इसका ताकत कम हो रहा है, इधर जाने का ताकत कम हो रहा है, लेकिन ये वाला ताकत अभी भी उतना ही है। तो ये धीरे धीरे ये स्पाइरल ऐसी पाथ फॉलो करते 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 यहां न्यूक्लियस पे नहीं आके गिर जाएगा। समझ रहे हो? ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर है ये? तो आपका जो ये रदरफोर्ड मॉडल था उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा है तो ये कोलैप्स हो जाना चाहिए था। वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि आखिर एटम कोलैप्स। तुमको एक फैक्ट बता दे रहा हूं, लगभग 10 पे पावर -8 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड का भी करोड़वां हिस्सा है ये, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ये एटम कोलैप्स कर जाएगा। तब तो कोई चीज होता ही नहीं। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक था किसका? रदरफोर्ड का। ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझ रहे हैं? क्लियर है ये डाउट? तो आपको ड्रॉबैक आएगा, लिमिटेशन आएगा, यहां तक कि जेईई मेंस में भी आएगा। 2-3 साल पहले उसमें भी पूछा गया, कई सारे पॉइंट थे उसमें, आपको देखना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। समझ रहे हो? तो ये ड्रॉबैक आपको पता चलना चाहिए कि क्या है इसमें ड्रॉबैक है। चार्ज पार्टिकल एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी बाहर आ रहा है, मतलब इसकी एनर्जी कम हो रही है, और यहां वाला फोर्स तो वही है, प्लस माइनस तो खींच रहा है एक दूसरे को, तो इसकी एनर्जी कम हो रही है। तो धीरे 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 स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस। तब तो फिर तो वही हो गया, थॉमसन मॉडल की तरह हो गया कि सब एक जगह है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब एक जगह है। फिर तो वही पुराने मॉडल पे चले गए।
उससे तो बाहर आए एक्सपेरिमेंट करके, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करके। क्लियर है ये? तो ये ड्रॉबैक समझ में आया, इसी को लिखेंगे हम शब्दों में। चलिए पहला पॉइंट लिखिए। लिखो इसमें, when a charged particle accelerates when a charged particle accelerates, कोमा देखे, it emits energy, it emits energy, full stop। उसके बाद लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके उसी में, here an electron is bounded with nucleus due to electrostatic force of attraction, due to electrostatic force of attraction। देखो उसी में फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल electromagnetism, according to classical electromagnetism, accelerating charged particles charged particles should continuously emit energy, should continuously emit energy, and due to force of attraction of nucleus electron should fall अरे गिरना होता है ना, fall into the nucleus, therefore atom must collapse
समझ में आया क्या लिखवाए हैं कि एक तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस का, और ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है तो क्या होना चाहिए, ये धीरे धीरे इसमें फॉल कर जाना चाहिए। तो उसके बाद फोटो बना लीजिएगा अच्छा सा सुंदर सा, ठीक है। क्या करना है आपको, स्पाइरल वाला बनाना है, कुछ ऐसा वाला जो बनाए थे आपको। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ऐसे करके यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए, फॉल करना चाहिए। क्लियर है, ये बुझाया बात। इसको बोलते हैं स्पाइरल पाथ। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, बना लिए फोटो। बना लिए, दूसरा पॉइंट लिखो। रदरफोर्ड, दूसरा पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, रदरफोर्ड said nothing about the electronic structure of an atom. Electronic structure of an atom, that is how the electrons are distributed, that is how the electrons are distributed in an atom. ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में है, समझ रहे हो। ये भी अरेंजमेंट नहीं बता पाया कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन कितने कितने में है, बस बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा। पर अरेंजमेंट क्या है, जैसे यहां पर देखो अरेंजमेंट है ना, गर्ल्स एक साइड है, बॉयज एक साइड है, एक अरेंजमेंट है ना। ये अरेंजमेंट के बारे में नहीं बता पाया, ये भी एक ड्रॉबैक था। तीसरा पॉइंट में लिखिए। हाँ नहीं, थोड़ा बढ़ा दूं, 25 कितने पे है अभी, 20 पे है। हाँ तो बंद कर दो, अगर कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं हमको। तुम लोग सारे लोग एक मत हो, पता चला कोई अगला बोले कि नहीं हमको है, बंद कर दो, वहां से दबाओ, शायद उसको वही वाला है। हाँ ठीक है। ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडी दोनों कंसंट्रेट नहीं करने देता है पढ़ाई, है कि नहीं। ठीक, समझ में आया। दूसरा ड्रॉबैक, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं बता पाया, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आएंगे इस पे, पॉइंट्स करके पूछे जाएंगे, आपको मेंस में भी पूछे जाते हैं। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्या क्या थ्योरी में खामियां थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है तो ध्यान से। एक तो ये नहीं बता पाया कि ये कोलैप्स हो रहा है, तो ये कैसे नहीं हो रहा कोलैप्स, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने अरेंजमेंट में है, कहां कहां इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो नहीं बता पाया। तीसरा लिखो, इट कुडंट एक्सप्लेन
अबाउट द कंस्टिट्यूएंट्स, अबाउट द कंस्टिट्यूएंट्स, अबाउट द constituents of nucleus। ये सिर्फ इतना बोला था कि न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज। क्या बताया था? ये न्यूक्लियस है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। पर यह नहीं बताया था कि न्यूक्लियस में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, कौन कौन चीजों से मिलकर बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट समझ रहे हो? जैसे मान लो आप सब्जी बना रहे हो, तो उसमें अगर आलू गोभी की सब्जी बना रहे हो तो उसमें कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट है? आलू है, गोभी है, मसाला, प्याज, तेल जो भी डालना चाह रहे हो वो सब उसके क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये जो न्यूक्लियस के बारे में बस इतना बताया था कि न्यूक्लियस है और पॉजिटिवली चार्ज है, बस इतना बताया था अपने मॉडल में। लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के बारे में इसने चर्चा नहीं किया। तो ये भी इसका क्या है? एक ड्रॉबैक है। अरे बुझे बातों को? क्लियर है ये? ठीक है, तो ये आपको ड्रॉबैक ध्यान में रखने। सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या था? ये कोलैप्स वाला। ये कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है? कोलैप्स मतलब ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहा है एटम? समझ रहे हो? जो इसकी आइडेंटिटी है, जो एटम इधर घूम रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, प्रोटॉन यहाँ है, ये एक था हमारा पहचान। अब आ गया यहाँ पर, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया ना, तो बोलेंगे कोलैप्स हो गया। जो होना चाहिए था वो नहीं हो के कुछ अलग हो गया, तो इसको कोलैप्सिंग हो गया। समझ रहे हैं? क्लियर है ये? ठीक, चलिए हेडिंग डालिए। अब नए मॉडल, ये मॉडल तो फ्लॉप हो गया, तो अब एक नया मॉडल आएगा। बोर के बाद, बोर बहुत हद तक बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है, इसलिए बोर अभी भी रेलिवेंट है। ये सब उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन बोर मॉडल अभी भी आपको हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रा है उसका, हाइड्रोजन का जो एमिशन है, स्पेक्ट्रम जो पढ़े हैं उसको एक्सप्लेन कर पाया। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए बोर मॉडल एकदम फिट बैठ रहा था, ठीक है। अभी भी बहुत चीजें हैं जो हम बोर मॉडल की तरफ से सोचते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताया था। जैसे जैसे एटम का कहानी आगे बढ़ेगा, एटम की जो बनावट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न आने में, मॉडर्न वाले में आपको क्या कहते हैं, वो एटम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वेव फंक्शन बहुत कुछ आ जाएगा। तो अभी भी लोग जो एक्सप्लेन करने के लिए इजीएस्ट वे लेते हैं वो बोर का लेते हैं। समझ रहे हो? ये तो बहुत बड़ा इसमें खामी था, तो इसको तो रिजेक्टे हो गया। तो बोर है कि बोर अभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, जैसे हाइड्रोजन है उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, हीलियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अगर छीन लो तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, उस पर भी वो फिट बैठ जा रहा है। कई चीजें हैं जो हमारा स्पेक्ट्रम मिल रहा था, वो लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, उसको एक्सप्लेन कर दे रहा था। समझ रहे हो? तो बोर मॉडल बहुत हद तक आपको इजीएस्ट पड़ेगा, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन अभी भी उसको, क्योंकि अभी भी आप जो बनाते होंगे एटम का स्ट्रक्चर, वो बहुत हद तक बोर मॉडल का ही बनाते हैं। चलिए, जिसमें सेल वेल की बातें होगी, एनर्जी लेवल की बातें होंगी। तो हेडिंग डालिए बोर मॉडल। पूरा नाम क्या था, किसी को पता है? नील्स बोर। यहां से आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, और जो ये क्वांटम वगैरह सीखे हैं उसका यूज है यहां पे। देखो, बोर ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? खड़े हो जाओ। रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बेसिस पे उसने मॉडल दिया? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हो? थॉमसन ने भी उससे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा किया था? जे थॉमसन ने
अरे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है? एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट को सही करने के लिए मॉडल दिया गया था। जो भी आया, थॉमसन आया, रदरफोर्ड आया, उसने एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि पुराने वाले थ्योरी पे फिट नहीं बैठ रहा है, तो फिर नया मॉडल दिया गया। इसने कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इसने क्या किया, बस जो आपका प्लैंक्स क्वांटम मॉडल था और जो रदरफोर्ड मॉडल था, उन दोनों ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए एक नया मॉडल तैयार किया। इसने कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया। बहुत सारे लोग काम किए दूसरे दूसरे फील्ड में, सबको कंक्लूड करते हुए उसने एक नया मॉडल रिप्रेजेंट किया। इसने अपना कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया। थॉमसन ने किया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने किया गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसके बेसिस पर मॉडल दिया था। इसने कुछ नया नहीं किया है। मतलब ये समझ लो, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और प्लैंक्स क्वांटम मॉडल दोनों को साथ में रखते हुए एटम का नया मॉडल रिप्रेजेंट किया। समझ रहे हो बातों को? ये वाली बात है। इसलिए इसमें कोई ऐसा है आपको कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जैसा या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ पढ़ना नहीं है। इसके क्या क्या एज्यूम्पशन थे, क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, उसने क्या क्या मानने को बोला कि आप ऐसा मानते हुए चलिए एटम को, वही लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। समझ रहे हो? फिर उसको समझेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में बोर मॉडल पोस्टुलेट्स, इसमें लिख लो पोस्टुलेट्स। मतलब ये माना कि ऐसा ऐसा होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट पर नहीं दिया है, इसका अपना एज्यूम्पशन था। और वो किसके कौन से 2 चीजों पर बेस्ड था? एक तो रदरफोर्ड वाला और दूसरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। समझ रहे हो? जिसमें यह बताया गया कि चीजें क्वांटाइज्ड होती है, बीच का कुछ नहीं होता। जैसे सीढ़ी है, एक सीढ़ी के बाद दूसरा सीढ़ी है, बीच में कुछ नहीं है, उसका यूज करते हुए नया मॉडल दिया है। तो पहला इसमें पोस्टुलेट नंबर 1 में लिखो इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। देखो, ये तो रदरफोर्ड भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन किसके चक्कर लगा रहा है? न्यूक्लियस के। तो ये देखो, वो रदरफोर्ड का लाइन मैच कर रहा है ना, और इसमें कुछ बातें प्लैंक्स की जोड़ी जाएंगी, वही हो गया हमारा बोर मॉडल। क्लियर है? ये जो रदरफोर्ड का कुछ कुछ मानना है, कुछ प्लैंक्स का जो कहना है, उसी को दोनों को ऐड करके नया मॉडल दे दिया इसने। ठीक है, तो पहला, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और सेल्स। या फिर इसको ऑर्बिट सेल्स, या फिर इसको आप उसने स्टेशनरी स्टेट भी बोला। क्या बोला? कहीं पर स्टेशनरी स्टेट लिखा हुआ है तो समझ जाना ऑर्बिट बोल रहा है। आपको एनसीईआरटी में भी 1-2 जगह लिखा हुआ होगा स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, तो वहां पर इसका मतलब क्या है? ये ऑर्बिट। हाँ, या फिर एनर्जी लिखो इसी में पॉइंट करके। These orbits are also referred to as energy level। एक ही होगा ना, टू एज एनर्जी लेवल। इसको इसने, ये न्यूक्लियस है हमारा, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन अराउंड में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, बोला कि कई सारे ऑर्बिट हैं, कई सारे एनर्जी लेवल हैं। जैसे आपका मान लीजिए ये बिल्डिंग है,
तो कई सारे फ्लोर है ना, हर फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो इसमें भी क्या होगा, एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड कई सारे ऑर्बिट होंगे और हर एक ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होगा। उसी को आप दूसरे पॉइंट में लिख सकते। ईच ऑर्बिट हैज a specified या specific, each orbit has a specific quantized energy and electrons of these orbits do not radiate energy, इसने बोला कि देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। वो बोला कि इसको मानिए आप, ठीक है, वो क्या नहीं कर रहा है, एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। और हाँ, ये देखो यहां पर स्पेसिफिक और क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, कह रहा है कि ये जो ऑर्बिट है, मान लो इस ऑर्बिट का ये जो है ऑर्बिट, ये है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक जैसे जूल होता है ना, एनर्जी को मेजर करने का यूनिट जूल है, कैलोरी है, ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये भी जूल ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, ये भी जूल ही है। लेकिन ये कहां पर यूज करते हैं, जब छोटे चीजों की बात हो, एटॉमिक लेवल पे, तो वहां पे जूल ना करके ये वाला प्रेफर करते हैं। जैसे कैलोरी जनरली तुम देखना फूड आइटम पे ज्यादा कैलोरी लिखा हुआ रहेगा, वहां जूल नहीं लिखा रहेगा, समझ रहे हो, वो भी एनर्जी की ही यूनिट है कैलोरी, लेकिन अलग अलग। जैसे मान लो कि अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे, इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहां पे ना तुमको जूल मिलेगा, ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, ना कैलोरी मिलेगा, वहां पे मिलेगा किलोवाट आवर, समझ रहे हो। तो ये भी क्या है, एनर्जी की यूनिट ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर एटम के लेवल पे जाओगे, क्योंकि एटम तो बहुत छोटे चीज है, पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन जब लेवल पे जाएंगे तो हम वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं, है सेम चीज, ठीक है, लेकिन ये क्या है, सब एटॉमिक लेवल पे, छोटे पार्टिकल लेवल पे हम इसको यूज करेंगे। तो ये जब भी लिखे समझ लेना ये जूल में ही लिखा हुआ है, लेकिन ये जूल बहुत छोटी क्वांटिटी में है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिप्रेजेंट कर दिया गया। क्लियर है ये, ठीक। तो मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोला कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाइएगा, उसकी जो एनर्जी है ऑर्बिट की वो बढ़ती जाती है। तो यहां क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है किसकी, फर्स्ट ऑर्बिट की, मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मानना क्या है यही, ये थर्ड है, तो ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके बीच में कोई कुछ भी नया ऑर्बिट नहीं है, बस यहां है तो यहां है, सीधे इसके बाद यहां है, यहां पर बीच में कोई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कुछ नहीं है ऑर्बिट। मुझे बातों को, इसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्वांट। और हर एक ऑर्बिट का एक फिक्स एनर्जी लेवल है, उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक। क्या बोलेंगे उसको, स्पेसिफिक। क्वांटाइज्ड का मतलब समझ में आया। जैसे ये सीढ़ी है, मैं बार बार सीढ़ी का ही एग्जांपल देता हूं ताकि आपको फील हो। तो ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसके बाद ये सेकंड ऑर्बिट है, ये बीच में कुछ नहीं है। क्लियर है ये, तो इसी को बोलेंगे क्या, क्वांटाइज्ड। ये कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा नहीं है सीढ़ी की यहां ये है फिर ये ऐसा ऐसा करते हुए, ऐसे नहीं है। इस यहां पर कदम रखो या तो यहां रखो, बीच का कोई रास्ता नहीं, बीच में रखेंगे गिरेंगे आप। तो इसी को क्या बोलेंगे, ये क्वांटाइज्ड। क्या है ये, क्वांटाइज्ड।
तो इसने बताया कि जो आपका ऑर्बिट्स हैं, कई सारे ऑर्बिट हैं, हर ऑर्बिट क्या है, क्वांटाइज्ड है और स्पेसिफिक है। यहां के बाद यहां होगा सीधे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। अगर इसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो इसकी 5 है, तो इसके बीच का कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से उठ के यहां आना रहेगा तो सीधे यहां से उठ के यहां आएगा, इसके बीच में कहीं नहीं रहेगा। समझो तो गायब होगा वहां से और अगली जगह वहां अपीयर होगा। बुझे बातों को? ठीक है, कौन सा नंबर लिखे हो पोस्टुलेट्स? हाँ, थर्ड लिखो इसमें। थर्ड लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव, an electron can move from one orbit an electron can move from one orbit to another by gaining or losing energy। फिर देखो, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में, और वो जाना चाह रहा है सेकेंड ऑर्बिट में। ठीक है, एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, ये जो पहला न्यूक्लियस के जो जितना करीब रहता है ना, उसकी एनर्जी कम, जैसे जैसे दूर जाएगा एनर्जी ज्यादा। तो यहां से अगर यहां जाना है तो यहां तो ज्यादा एनर्जी है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। समझ रहे हो? कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि तुम यहीं रहोगे, ये यहां से उठ के यहां भी जा सकता है, लेकिन इसको जाने के लिए तब क्या करना पड़ेगा, एनर्जी गेन करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये परमानेंट यही हो गया कि यहीं रहेगा, ये वापस से यहां आ सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन का फिक्स नहीं है, कभी यहां भी हो सकता है, इस ऑर्बिट में भी हो सकता है, दूसरे ऑर्बिट में भी जा सकता है, यहां से उठ के तीसरे ऑर्बिट में भी जा सकता है। तो इसको फिर ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब 7 यहां से यहां जाना चाहिए तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक क्वांटाइज्ड का मतलब देखो, हम बताए हैं ना कि एनर्जी जो होता है प्लैंक्स क्वांटम नंबर में hc/λ, या तो 1 hc/λ होगा या फिर 2 hc/λ होगा, क्वांटाइज्ड होगा, इसके बीच का कुछ नहीं होगा, कल ही बताए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लो जो यहां देखो, अगर सपोज करो यहां 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको यहां से यहां जाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या सर हम ऐसे नहीं कर सकते, एक फोटोन लेके आए, एक फोटोन मतलब एनर्जी का पैकेट लेके आए जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक दूसरा एनर्जी का पैकेट लेके आए जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दोनों को सम कर देंगे। तो मतलब अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 2 फोटोन इसको हिट कर रहा है, तो टोटल एनर्जी कितना दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां जाने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ना, तो तब तो यहां चला जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, बोला कि ये भी क्वांटाइज्ड रहेगा। कैसे, अगर यहां से यहां जाना है, अगर यहां से यहां जाना है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कमी है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो एक ऐसा फोटोन होना चाहिए जो खुद में अकेले में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैरी करता हो। मतलब समझ में आया? इसका यूज किया जाएगा आगे। यहां से यहां जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कमी है, तो ऐसा नहीं कर देंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके 2 फोटोन लेंगे, ऐसा नहीं। एकलौता फोटोन आना चाहिए और उस फोटोन के पास कम से कम कितना एनर्जी होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कम से कम छोड़ो, कम से कम मतलब ना इससे कम ना इससे ज्यादा। इसको ऐसे समझो, सीढ़ी से समझो, अभी फील होगा। आपको यहां से उठा के कदम यहां रखना है, यहां से उठा के कदम। आप बोलोगे कि नहीं हम आधा आधा कदम करके वहां तक पहुंचेंगे, क्या ऐसा हो सकता है क्या? या तो कदम उठेगा तो एग्जैक्टली यही रखना है, इससे ज्यादा रखोगे तो भी गिरोगे, इससे कम रखोगे तो भी गिरोगे। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अच्छा सीढ़ी है, यहां पर सीढ़ी है, पांव यहां रखना है, तो चलो थोड़ा देर यहां रखते हैं, बीच बीच में यहां पैर रख दिए, फिर यहां पैर रख दिए, 3 गो को जोड़ के यहां पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? उसी तरह से इसमें भी
अगर यहां से यहां जाना है, ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया यहां 4 आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया यहां आ गया, इस ऑर्बिट में आ गया, ऐसा नहीं। पांव अकेले एक के बार में यहां से उठा के यहां रखना है, इसके बीच का कुछ नहीं, और ना ही इससे ज्यादा ना ही इससे कम। इससे ज्यादा रखोगे तो यहां इस बीच में गिरोगे, ऐसे कम रखोगे तो यहां अटकोगे। समझ रहे हो? बहुत कॉन्सेप्चुअल है। जेईई मेंस में आपको घुमा के पूछेगा तो अगर आपको रटा चटा डेफिनेशन याद रहेगा तो टाइम बोल जाइएगा। समझ रहे हैं? अब हम आपको लाइन लिखवा देते, बुक वाला भाषा लिखवा देते, आप मुंडी हाथ डोला देते, चल देते, लेकिन ध्यान से, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इस पे सवाल आते हैं। यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कमी है एनर्जी, अगर यहां आएगा तो इस ऑर्बिट में आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में। तो आप जैसे यहां सपोज लो, इस दूसरा वाला समझ लो, यहां 5 से 10 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर इसको एक फोटोन ऐसा लेके आ जाएगा जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, दूसरा फोटोन ऐसा लेके आ गए जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, इन दोनों की मदद से इसको यहां से यहां पहुंचाएंगे। नहीं, ऐसा फोटोन चाहिए, ऐसा रेडिएशन एनर्जी चाहिए जो इकलौते 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैरी करता हो, तब यहां से यहां जाएगा ये। ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ना इससे ज्यादा आप पांव रख सकते हैं ना इससे कम, और एक बार में ही रखना है। ऐसे नहीं कि हवा में वो कौन सा था डांसर, माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक करते हुए सीढ़ी चढ़ेंगे, ऐसा नहीं। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है। चलिए फिर कौन सा पॉइंट हुआ ये? चौथा लिखिए। फॉर एन ऑर्बिट, फॉर एन ऑर्बिट, ऑर्बिट का कौन कौन नाम है? स्टेशनरी स्टेट भी बोला जाएगा। समझ रहे हो? तो कहीं कहीं स्टेशनरी स्टेट लिखा हुआ रहेगा तो समझ, एनसीईआरटी में भी होगा। कहां पर आपको स्टेशनरी स्टेट होगा मैं बता दे रहा हूं, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या लिखा है, ये वही है। क्या है वो मैं बाद में दिखा दूंगा, अभी टाइम लैप्स होगा। वहां पर भी वही कहने का मतलब है कि ऑर्बिट है। ठीक है, तो लिखिए फॉर एन ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन for an orbit angular momentum of an electron must be integral multiple of h upon 2 pi। देखो, एक होता है मोमेंटम, पढ़े होंगे थोड़ा बहुत फिजिक्स में, पढ़े हैं, सुने हैं, अब अपने लेक्चर में भी बताए थे, वो थप्पड़ वाला कहानी जब सुना रहे थे, याद करो। तो उसका होता है मास इनटू वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में आपको देखने को मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। कौन सा देखने को मिलेगा? और उसका फॉर्मूला होगा mv, और ये जो आपका यहां से यहां तक है r, mv। समझ रहे हो? ये आई ओमेगा करके निकलता है, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप डिटेल में, इसका डेरिवेशन है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होगा? mv r। यहाँ v हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r क्या हो गया? इस ऑर्बिट से यहां न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस। समझ में आया? क्लियर है ये? तो उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। तो बोला जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल किसका? h अपॉन 2 पाई। यहां n क्या है? यहां इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं होगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब यहां n क्या होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो लिखिए इसको, ये आगे काम आने वाला है। h तो पता ही है ना क्या है?
क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ रहे हो? तो ये वाला पॉइंट लिखिए, ये मोमेंटम वाला तो ये नहीं लिखना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसका, mvr, वो जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा, h/2π। ठीक है, n क्या है, 1 2 3 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा पॉइंट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेज। अच्छा यहां पर ध्यान से देखो, E भी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, क्वांटाइज्ड। तुम देखो अगर ये छोटी यूनिट सबसे है h/2π, तो या तो 1 h/2π है या तो 2 है, उसके बीच का कुछ नहीं है। अरे समझ रहे हो? तो यहां एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, क्वांटाइज्ड। तो जब आपको आएगा बोर मॉडल, मान लो करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट करके दिया हुआ रहेगा, तो वहां एक स्टेटमेंट दे देगा कि एंगुलर मोमेंटम इन बोर मॉडल इज क्वांटाइज्ड, तो आपको टिक लगाना है, हाँ क्वांटाइज्ड। समझ रहे हैं? तो आपको देखो यहाँ क्वांटाइज्ड है ना, या तो ये, या तो 1 वाला h/2π, या तो फिर 2h/2π, या 3h/2π, ऐसे करके है, बीच का कुछ नहीं है, या तो यहां या तो सीधे यहां, इसके बीच का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी क्या है, क्वांटाइज्ड। समझ रहे हो? तो फिर कौन सा पॉइंट है, पांचवा, एनर्जी क्या लिखवाए हैं, हाँ, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेज as we move away from nucleus, as we move away from nucleus। बोला कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाइएगा, उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको उसने नाम भी दिया, इसको के सेल, एल, एम, एन सेल नाम दे दिया है। ठीक है, ऑर्बिट को सेल भी बोले हैं ना, नाम रख दिया। पहला ऑर्बिट का क्या, के सेल, दूसरे वाले का एल सेल, तीसरे वाले को। तो बोला कि एनर्जी जो होगा आपका के सेल का, वो कम होगा किससे, एनर्जी ऑफ, फिर इसका ये एनर्जी ऑफ जो आपका एम सेल है वो ज्यादा होगा एल सेल से। अरे बुझे बातों को, अगला स्टेटमेंट यही है, तो इसको फोटो बना के ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, सेल की एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये उसका एज्यूम्सन था, ऐसा मानना क्लिप कहा गया। ठीक है, अगला लिखो। अरे तो इतनी जल्दी क्या, वो 9th-10th का डेफिनेशन चल रहा है क्या, 2 लाइन लिखे फिर हो गया। हाँ फोटो बनाओ बनाओ। उतना डिटेल में नहीं होगा, वहां पे आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं होगा। तो हाँ, लिखो अगला, लिख लियो, अगला कुछ नहीं है भाई।
छठा होगा ना पॉइंट शायद, कि 7 है? छह, ठीक है, जो भी है। देख, अब कह रहा कि जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए। कौन फोटोन? जैसे मान लो यहां पर हमारा था इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन था यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन था, कौन से हाई एनर्जी पे है? ये वाला इससे ज्यादा एनर्जी पे है ना? तो आप चाह रहे हैं कि आप यहां पर एनर्जी इसको दें, एनर्जी दें। तो एनर्जी तो पैकेट के फॉर्म में बोला गया कि वो क्या है, पार्टिकल नेचर के तरह के, तो फोटोन बोल दिया गया। तो अगर ये एनर्जी इसको देना है, यहां पर लाना है, ये हाइयर एनर्जी लेवल पे है इसके कंपेयर में, तो कितनी एनर्जी होगी? जो हाइयर एनर्जी लेवल है, हाइयर ऑर्बिटल का जो एनर्जी है, उसमें से ये लोअर वाला, जैसे अभी देख यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिए थे, यहाँ कितना लिए थे? 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितना एनर्जी चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं? हाइयर ऑर्बिटल और लोअर ऑर्बिटल, उतना ही जूल, उतना ही एनर्जी वाला हमको फोटोन चाहिए अगर हम मूव कराना चाह रहे हैं। क्लियर है ये? तो अगला पॉइंट में ये लिख लीजिए। अरे ये पॉइंट हम समझा चुके हैं पहले, बस उसी को इस तरह से थोड़ा सा सजा के लिख दिया गया। हाँ, जैसे मान लो ये अगला वाला, मान लो ये हमारा 10 था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, है ना? तो अब यहां से यहां जाना चाह रहे हैं हम, तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए? 5 चाहिए ना? तो क्या इसको हम 1 + 2 + 2 3 फोटोन इस एनर्जी का लेके आ सकते हैं क्या? नहीं, वो फोटोन इकलौता ऐसा होना चाहिए जो उसके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए, सफिशिएंट। समझ रहे हो? अगर वो फोटोन हमको चाहिए तो उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉम्बिनेशन वाला नहीं होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आ गए, तीन इलेक्ट्रॉन फोटोन लेके आ गए, एक का एनर्जी 1 है, एक का एनर्जी 2 है, एक का एनर्जी 2, तो 5 तो हो गए। ऐसा नहीं कि 3 बम्बार्डिंग कर दिए 3 फोटोन का, नहीं, एक ही फोटोन चाहिए और उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मान लो कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और हमको इसको दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लाना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दो फोटोन आके टकराना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा करेंगे, क्वांटाइज्ड होगा। चलिए, तो फिलहाल अभी हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, खामखा आप बोर हो जाइएगा ज्यादा। ठीक है, और हाँ, आपका होमवर्क जो है वो 11 नंबर वाला, व्हाट क्या है, जूल पर सेकंड कितना हो रहा है, उसके हिसाब से करना, डील हो जाएगा। 11 नंबर है, बना के लाना, ही नहीं कि भूल गए, नोट्स वो वाला छोड़ दिए।